नमस्कार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैटर के बारे में डिस्कशन किया था। मैटर, व्हाट वाज द मैटर? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास वाज मैटर। ये हम लोगों ने पढ़ा था और मैटर के साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट्स भी डिस्कस की थी। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में मैटर पाया जाता है। थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज और इंक्रीज होने से स्टेट्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा था, ये चीजें भी डिस्कस की गई थी। साथ ही साथ इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, हाउ मैटर्स चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये चीजें भी लास्ट वीडियो में डिस्कशन की गई थी। अब जैसे कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड स्टेट शो हो रही है, मॉलिक्यूल्स पास पास है। ये लिक्विड स्टेट है और यहाँ पर गैसियस स्टेट है। तो सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि मैटर के स्टेट सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को कह रहे थे हम मेल्टिंग। मेल्टिंग हो रही थी। व्हेन लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस, this process is vaporization or evaporation. When liquid converts into solid, that is freezing or solidification. When gas converts into liquid, that is liquefaction. Liquefy हो रही है गैस, liquid form में change हो रही है। When solid directs converts into gaseous form, this process was known as sublimation. And when gas अगेन कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड बाय डिकम्पोजिशन। तो ये जो टर्म्स थे, ये कल के वीडियो में ठीक से हम लोगों ने पढ़े थे, इससे कई क्वेश्चंस भी कवर हो पा रहे थे। आज हम ये जो प्रोसेस है, दैट इज मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, लिक्विफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, इनके पीछे काइनेटिक थ्योरी कैसे वर्क करती है, कैसे ये चेंजेस स्टेट्स की हो जाती है सॉरी, वो हम डिस्कस करेंगे। जो स्टेट्स है, जैसे कि सॉलिड से मेल्टिंग के थ्रू लिक्विड चेंज हो रहा है। अब देखिए मेल्टिंग, अगर हम मेल्टिंग देखते हैं, मेल्टिंग देख रहे हैं, तो मेल्टिंग में सबसे पहले सॉलिड जो है उसको क्या करेंगे, हीटिंग होगी उसकी। सबसे पहले तो हम ये समझ लें मेल्ट हो रहा है। आइस को जब हम बाहर निकालते हैं, जब वो वाटर में कन्वर्ट होती है, तो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, तभी मेल्टिंग स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, हीटिंग ऑफ सॉलिड होगा, हीटिंग ऑफ सॉलिड। देन हीटिंग ऑफ सॉलिड से क्या होगा, थर्मल, यानी कि थर्मल चेंजेस होंगे, यानी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। सॉलिड को सबसे पहले क्या हुआ, हीटिंग ऑफ सॉलिड हुई, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेगा वैसे क्या होगा, जो पार्टिकल्स थे, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली। जैसे ही पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन की, वैसे क्या हो जाएगा, जो उनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, क्यों, क्योंकि उन्होंने एनर्जी गेन की। जब एनर्जी गेन कोई करता है तो जाहिर सी बात है एक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन कर ली, नाउ दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकुलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस हीटिंग पे क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेस। फिर क्या होगा, जब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं, हीटिंग की वजह से थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि जिस अट्रैक्शन से, जिस फोर्स से वो पास पास थे, वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। आप खुद सोचिए, जब मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज,
यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसी मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, जो सॉलिड है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। सॉलिड विल चेंज इनटू लिक्विड। देखिए इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी हीट सॉलिड्स, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। इसका अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, फिर कोई भी चेंजेस हैं, चाहे वो मेल्टिंग हो, चाहे वो वेपराइजेशन हो, लिक्विफिकेशन हो, सॉलिडिफिकेशन हो, हम बहुत इजीली इस फिनोमेना को समझ सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि इन चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमारे जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मेल्टिंग में क्या होता है, हीटिंग ऑफ सॉलिड होगी। सबसे पहले हीटिंग ऑफ सॉलिड हो रही है। हीटिंग ऑफ सॉलिड के बाद टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी उनकी फास्ट हो रही है, बढ़ रही है, और थर्मल एनर्जी गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। देन क्या होगा, पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी सॉरी, particles will gain energy, then intermolecular space will increase, automatically it will increase because temperature is being increased, then intermolecular space will also increase. When intermolecular space will increase, then force of attraction, यानी कि intermolecular space जो force of attraction है वो डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स था वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चले जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पर आकर जो पार्टिकल्स है वो फ्री हो जाएंगे और जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम, ये तो बात हुई मेल्टिंग की, अगर हम वेपोराइजेशन देखें, देखिए बहुत सारी सिमिलैरिटी है इन दोनों प्रोसेस में, मेल्टिंग और वेपोराइजेशन में, यानी कि इवापोरेशन में। अगर हम वेपोराइजेशन देखें, वेपोराइजेशन, अगर हम वेपोराइजेशन की बात करते हैं, वेपोराइजेशन में क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो चेंज हो रहा है किसमें, गैसियस फॉर्म में। इवापोरेशन प्रोसेस में क्या है, जो लिक्विड फॉर्म है वो चेंज हो रही है गैसियस फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है, जब सॉलिड से लिक्विड बना तो क्या हुआ, हीटिंग हुई। तो जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जा रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल्स और दूर दूर अब तो होने हैं, तो हीटिंग होगी। किसकी होगी यहाँ पर हीटिंग, बताइए आप लोग। जब लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है तो हीटिंग किसकी होगी, लिक्विड की, ऑब्वियसली लिक्विड, हीटिंग ऑफ लिक्विड, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड को हमें गैस में चेंज करना है। और प्रोसेस वेपोराइजेशन है। जब हीटिंग होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली टेम्परेचर विल इंक्रीज, then what will happen, the same process will again happen. Particles gain energy by gaining temperature, by increasing temperature particles will gain energy. When particles will gain energy, they will move apart from each other, then intermolecular space will increase. Intermolecular space क्या होगा, ये increase कर जाएगा, then force of attraction इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये ध्यान रखिए, जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज होने की बात आएगी, वैसे ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वहीं से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर चले गए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे वेपोराइजेशन की बात हो रही है, इवापोरेशन। तो जो हमारा वीपी यानी कि जो वेपोराइजेशन पॉइंट आ जाएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, पार्टिकल्स बिकम्स फ्री। पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे। और फिर जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा किसमें,
गैस फॉर्म में, लिक्विड जो है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से ये दो स्टेज यानी कि मेल्टिंग और वेपराइजेशन में जो काइनेटिक थ्योरी है उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि दोनों में ही हीटिंग होगी। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, चाहे मेल्टिंग हो चाहे वेपराइजेशन हो, हीटिंग होगी। अगर मेल्टिंग हो रहा है तो हीटिंग ऑफ सॉलिड की थी हमने, यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है तो हीटिंग ऑफ लिक्विड्स होगी। जब हीटिंग होगी तो ये कॉमन पॉइंट है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, पार्टिकल्स विल गेन एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, एट लास्ट पार्टिकल्स विल बिकम फ्री एंड चेंजेस विल अकर, यानी कि लिक्विड गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब आप इस देखते हैं कि इसका अपोजिट यानी कि सॉलिडिफिकेशन और लिक्विफिकेशन में क्या होता है। आप इसी से कोरिलेट करके चलिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज होने से किस तरह से चेंज ऑफ स्टेट होती है, ये आप देख सकते हैं। अब हम जैसे कि प्रोसेस ले रहे हैं लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन यानी कि जो गैसियस फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। गैसियस यानी कि इसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं कि वेपर्स दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ गई, कंडेंसेशन प्रोसेस। ध्यान रखिएगा ये दोनों एक ही हैं, टर्म्स सिर्फ अलग अलग है। लिक्विफिकेशन से क्लियर हो रहा है कि लिक्विड फॉर्म हो रहा है, और कंडेंसेशन से भी समझ में आ रहा है कि कुछ कूलिंग हो रही है और लिक्विड फॉर्म। ये दोनों टर्म्स एक ही है, गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के लिए टर्म्स यूज होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें देखिए सीधी सी बात है, जब दोबारा से हम गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा पास पास है। तो जब पास पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? बताइए, ये तो इंक्रीज है लेकिन यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि कूलिंग होगी, यानी कि कूलिंग ऑफ गैस है ना, कूलिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। फिर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, आप बताइए। जब हम हीट कर रहे थे तो टेम्परेचर राइज कर रहा था, यहाँ पे कूलिंग हो रही तो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, क्योंकि कूलिंग प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट ऑफ हीटिंग। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा बताइए, जो पार्टिकल्स हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या लॉस हो जाती है। जैसे कि हीटिंग पे गेन करते हैं तो इसमें वो अपनी एनर्जी दे देते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के, पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है, पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है ये लॉस दे एनर्जी। फिर क्या होता है, अब क्या होता है भाई, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर जो पार्टिकल स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये क्या होगा बताइए, डिक्रीज होगा। उसमें इंक्रीज होता है, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब मॉलिक्यूल से पास पास आ रहे हैं तो क्या होगा, जो बॉन्डिंग है वो फिर से स्ट्रांग होगी, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बार बार बोल रहे, समझ में आ रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा वैसे ही क्या होगा, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। फिर एक पॉइंट पे, यानी कि जो कंडेंसेशन पॉइंट है या लिक्विफिकेशन पॉइंट है, उस पे क्या होगा कि जो गैसियस फॉर्म है
वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, जो गैशियस फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में। तो आपने देखा लिक्विफिकेशन या कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या हुआ, सबसे पहले कूलिंग इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, पार्टिकल्स ने जो अपनी एनर्जी थी वो थोड़ी कम कर दी, लॉस हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो था वो डिक्रीज हुआ। जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज होता है वैसे ही क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है तो ये जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं लिक्विफिकेशन पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से ये वाला जो प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन, जिसमें लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है यानी कि मॉलिक्यूल्स और आसपास आ रहे हैं, इसमें सिमिलरिटी है, देख लीजिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन या इसको हम फ्रीजिंग भी कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जैसे आइस जमती है ना, फ्रीज कर जाती है, फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, सॉलिड जो होता है, जो सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, जो लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। अब देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्रीजिंग करनी है, सॉलिडिफाई करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, कूलिंग होगी। कूलिंग होगी यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो फिर सेम प्रोसेस, पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, दे विल लॉस देयर एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विल decrease and intermolecular force of attraction will increase. Then what will happen at a point, at a solidification point या कह लीजिए freezing point या solidification point, जो molecules है जो बिल्कुल पास आ जाएंगे, force of attraction जो है वो बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो फाइनली चेंज हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, लिक्विड विल चेंज इनटू सॉलिड स्टेट। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने देखा कि सॉलिडिफिकेशन में और लिक्विफिकेशन प्रोसेस में कूलिंग इफेक्ट हुआ है, एनर्जी का लॉस हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है, पार्टिकल्स की एनर्जी कम हुई है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज हुआ है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है, और एट अ पॉइंट लिक्विड विल चेंज इनटू द सॉलिड। लेकिन मेल्टिंग और वेपोराइजेशन में क्या देखा था आपने कि हीटिंग इफेक्ट था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर पा रहे थे, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस था वो बढ़ रहा था और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट रहा था यानी कि डिक्रीज हो रहा था, और फाइनली एट अ पॉइंट चेंजेस हो पा रहे थे स्टेट्स में। तो ये जो काइनेटिक थ्योरी थी इससे हम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज हो रहा है, इसमें से किस प्रोसेस में, या आपको रिलेट कर सकते हैं कि जैसे सब्लिमेशन हो रहा है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, आपने मेल्टिंग पढ़ा, आपने वेपोराइजेशन पढ़ा, लिक्विफिकेशन पढ़ा और सॉलिडिफिकेशन पढ़ा। अब सब्लिमेशन प्रोसेस में आप सोचिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको शो हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बहुत ही लूज स्ट्रक्चर दिख रहा है कि बहुत ही दूर दूर है। सब्लिमेशन डायरेक्ट चेंजेस ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू गैसियस फॉर्म इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है डायरेक्टली चेंजेस होंगे किसमें, गैसियस फॉर्म में, यानी कि क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट होगा, तभी तो डायरेक्ट चेंज हो गया। अदरवाइज पहले पार्टिकल्स थोड़ा दूर होते, फिर इसमें क्या डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो क्या डायरेक्ट हीटिंग हो रही है, डायरेक्ट टेम्परेचर राइज हो रहा है, थर्मल एनर्जी गेन कर रहे हैं पार्टिकल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली दिस सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस स्टेट बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरह से ये जो सारी स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि कब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट हैं। जितना ही इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है ये बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा कि जो मॉलिक्यूल का स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम समझ पाए कि किस तरीके से ये इंटर चेंजेस जो हो रहे हैं, जो इंटर कन्वर्जन हो रहे हैं, जो स्टेट्स चेंजेस हो रही है, उनमें काइनेटिक थ्योरी कैसे एप्लीकेबल है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स में चेंजेस हो रहे हैं, स्पेस का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, और स्टेट्स जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का लॉ पढ़ेंगे हम। एक छोटा सा टॉपिक है, कवर हो जाएगा, क्योंकि कल हम इसके आगे की सीरीज लेंगे, उसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमें केमिकल टाइप ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने हैं इसी सीरीज में, आगे और भी बहुत कुछ पढ़ना है, एलिमेंट, कंपाउंड्स, पिक्चर्स। तो आज हम इसको कवर कर लेंगे। देखिए, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंजर्वेशन वर्ड्स इंडिकेट्स दैट समथिंग इज बीइंग कंजर्व्ड, कि कोई चीज सेव हो रही है एज इट इज। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, मास की, क्योंकि हम मैटर पढ़ रहे हैं तो हम मास के ही इधर उधर रहेंगे। कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि मास कंजर्वेशन का जो लॉ था वो था कि 1789 में, आप जान पा रहे हैं, जो आपको पता होगा केमिस्ट्री में एंटोनी लेवोजियर ने एक लॉ फॉर्मुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ लैंडॉल्ट्स। एक उन्होंने फॉर्मुलेशन किया लॉ का, वो क्या था कि उन्होंने कि जो ऐसे सपोज ये A प्लस बी ये रिएक्टेंट्स है, तो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यानी कि C प्लस डी, तो ये जो है यानी कि एब्सोल्युटली द टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड। यानी कि जो A प्लस पी का जो भी मास रिजल्ट था वो इक्वल है C प्लस डी के मास के। तो एक एक्सपेरिमेंट था लैंडॉल्ट्स का, जिसमें कि लैंडॉल्ट्स ने क्या था, एक एच शेप ट्यूब ली थी, बना पा रही हूँ, देखिए आप लोग, एक एच शेप उन्होंने ट्यूब ली थी, दोनों में लिक्विड फॉर्म भर दिया था। ये लैंडॉल्ट्स का एक्सपेरिमेंट है। इसमें इन्होंने लिक्विड भर दिया था, एक में इन्होंने लिया था सोडियम क्लोराइड और दूसरी जो ट्यूब थी उसमें इन्होंने लिया था सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब इस ट्यूब में क्या किया, इस ट्यूब को सबसे पहले दिस एच शेप ट्यूब वाज वेट विद द वेट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कि रिएक्टेंट्स ले लिए दो ट्यूब में, फिर इस ट्यूब को वे किया यानी कि इसका वजन लिया उन्होंने, टोटल मास नोट कर लिया। फिर क्या किया, देन दिस ट्यूब वाज सील्ड, and these reactants were mixed together. After that this tube was shaken, then the precipitate was formed, the products were formed, and then again this tube was weighed, and again the weight of tube along with the products were recorded कि कितना weight अब आया है। Then Landolph found that जो रिएक्टेंट्स का और इसका ट्यूब का वेट था वो सेम है प्रोडक्ट्स और ट्यूब के वेट के। यानी कि अगर हम इसमें रिएक्शन देखें,
सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, देख पा रहे होंगे आप लोग, रिएक्शन हुई, वेट ले लिया गया ट्यूब के साथ, क्या फॉर्म हुआ, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो मास था, जो रिकॉर्ड किया गया था वेट, वो सेम था इसके। इट मीन्स कि इट टेल्स अबाउट द मैटर दैट मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, cannot be destroyed, cannot be decayed, but changes from one form to another form, from one state to another state। और ये सिमिलर है, देखिए डॉल्टन्स थ्योरी को अगर आप ध्यान में रखें तो उससे भी ये मैच कर रहा है कि डॉल्टन्स थ्योरी में क्या है कि एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस द स्टेट्स, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन था उसमें यही है कि जो मैटर है उसका जो मास है वो सेम रहता है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड। इस तरीके से आज हमने मैटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। मेरा गला भी थोड़ा आज ठीक नहीं है। डेफिनेशन हो गई थी, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स भी हमने देखी, साथ ही साथ ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स थी इनका कोरिलेशन काइनेटिक थ्योरी से कैसे था कि टेम्परेचर बढ़ने या घटने के साथ साथ किस तरह से चेंजेस हो रहे थे और स्टेट चेंज हो रही थी, और साथ ही साथ मास कंजर्वेशन का भी लॉ हमने देखा। तो नेक्स्ट सीरीज में हम इसके आगे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल और लाइक्स और शेयर्स बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।